नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, यूजीसी नेट योग प्रश्न पत्र 2 जून 2019 की श्रृंखला चल रही है। उसका भाग आज हम 9 पढ़ने जा रहे हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न ये है कि नीचे दिए गए 2 कथन हैं, यहाँ पर अभिकथन और दूसरा तर्क है। इसको में से आपने सही उत्तर बताना है। अभिकथन 1 जो है वह क्या कह रहा है? नारद एक भक्ति योगी है। नारद अपने आप ही नारद भक्ति सूत्र आप सुनते हैं। नारद भक्ति सूत्र एक ग्रंथ है और भक्ति योगी हैं जो परम भक्ति के पक्षधर हैं और आत्म साक्षात्कार कराती है। ये बिल्कुल सही है। और दूसरा इसमें कहा तर्क दूसरा उन्होंने क्या दिया? कबीर, मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास ये भी अपने आप में भक्त रहे हैं। कबीर जो है ये निर्गुण धारा के रहे हैं, मीराबाई है, तुलसीदास है, सूरदास है, ये कृष्ण भक्त रहे हैं और भक्ति योग को अपनाया इन्होंने। यहाँ ये स्पष्ट किया है, ये तो बिल्कुल सही है, इन्होंने चारों ने भक्ति योग को अपनाया। पर नारद भक्ति योग के पक्षधर है। भक्ति योग का ये साक्षात आत्म साक्षात कराने के लिए, तो इसके नारद के साथ इसका कोई संबंध नहीं बता रहा। इसलिए हम ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। मैं हर बार ये कहता हूँ वीडियो में, जब ये अभिकथन और तर्क जो भी प्रश्न ऐसे आते हैं तो उसमें अभिकथन में जो बात कही गई है, तर्क में उसी बात को अच्छे से पुष्ट करना पड़ता है। बात को उसी को रखना है कि जो बात कही है और उसी बात को विस्तार से तर्क के साथ समझाना, तो वो सही माना जाएगा। यदि वो बात अलग तरीके से समानता रखता हुआ भी अलग पक्ष की बात करेगा तो वो उससे साथ सही नहीं कहा जाएगा, व्याख्या में नहीं लिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद के अनुसार कंद, ये कंद जो है से निकलने वाली मुख्य नाड़ियाँ कितनी हैं? त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद जो है ये शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। इसमें 2 भाग हैं, एक ब्राह्मण भाग है और दूसरा है मंत्र भाग। इस बात का ध्यान रखना है। मंत्र भाग के अंदर 70, 71, 72, 73, 74 ये 5 जो मंत्र हैं, इनमें इन नाड़ियों के बारे में वर्णन मिलता है। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि कंद से निकलने वाली प्रमुख जो नाड़ियाँ वह 10 हैं, बाकी नहीं है। एक बात स्पष्ट हुआ। अब 10 नाड़ियों के मैं नाम ले रहा हूँ। पहला है वैष्णवी ब्रह्म नाड़ी, ईड़ा वैष्णवी ब्रह्म नाड़ी है। फिर दूसरा है सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला, गांधारी, हस्ती, जिह्वा, पूषा, यशस्विनी और अलम्बुसा। अंतिम है कौशिकी। इस तरह से 10 प्रकार की नाड़ियां हैं। और यदि हम स्थूल और सूक्ष्म की बात करें तो 72,000 नाड़ियों का इन्होंने चर्चा किया है और उसके भी बहुत सारी आगे नाड़ियां हैं। तो इन्होंने पीपल के पत्ते का उदाहरण देते हुए कहा, जितने पीपल के पत्ते में छोटी छोटी उसमें सिरोरेखाएं आपको नज़र आती हैं, उसी तरह हमारे शरीर में अनंत नाड़ियां हैं जिनकी गिनती असंभव है। अगला प्रश्न है, हठ प्रदीपिका के अनुसार लय का लक्षण क्या है? आपको इस तरह से प्रश्न देखो बारीकी से आ रहे हैं। हर श्लोक में से कहीं ना कहीं प्रश्न मैंने देखे हैं, ऑब्जर्व किए, आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। तो इसका मतलब हमें स्थूलता से नहीं, सूक्ष्मता से भी आपको पठन का, विषयों का, ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा। तो यहाँ लय का लक्षण क्या है ये पूछा, तो आप ध्यान दीजिए। हठ प्रदीपिका में 4 उपदेश हैं, चारों में 4 अध्याय जो हैं, उनमें से चतुर्थ अध्याय का 34 नंबर आप श्लोक एक बार नजर करिए। वहाँ आता है लयो लय इति प्राहु कीदृशम लय लक्षणम पुनर्वासनोत्थानालयो विषय स्मृति। विषय विस्मृति, ये विषय विस्मृति जो है, ये वाला ऑप्शन जो है ना, इसमें ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जब हम लय होते हैं तो आपका विषय जो है विस्मृत हो जाता है, यानी ऐसा एकाग्रता, ऐसी अवस्था जब बनती है तो अपना स्वयं का भी लोप हो जाता है। इसलिए विषय जो था, ध्येय का भी लोप हो जाता है, विषय स्मृति हो जाती है। तो वो लय का लक्षण कहा। अगला प्रश्न है, हठ प्रदीपिका के अनुसार महाक्लेश और मृत्यु का भय निम्न में से किस मुद्रा के अभ्यास से दूर होता है? देखिए, अब प्रत्येक
हठ प्रदीपिका में जो मुद्राएं बताई गई हैं उन मुद्राओं में देखिए एक एक मुद्रा का आपको अच्छे से अध्ययन करना है, उनमें किन किन का क्या फल मिलता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न बन रहा है वह तीसरे अध्याय का 14 नंबर का जो श्लोक है उसमें वर्णन आता है। महाक्लेशादयो दोषाः क्षीयन्ते मरणादय महामुद्रां च तेनैव वदन्ति विबुद्धोत्तमा। महाक्लेश से क्या क्या होता है? क्लेशादयो दोषा क्षीयन्ते मरणादये, दोषों का क्षीण हो जाता है। यहाँ स्पष्ट कहा है महाक्लेश, महाक्लेशादयो और फिर दोष, क्षीयन्ते मरणादये, मृत्यु का भय, मरण का जो भय है वो चला जाता है। किससे? महामुद्राम। ये महामुद्रा है, ये बाकी जो मुद्राओं का इसमें विचार नहीं है, इसका ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से क्लेश हैं? देखो कितना बहुत आसान प्रश्न भी आता है बीच बीच में, ताकि आप अच्छे से कभी कभी नंबर ले सकें। इसमें अस्मिता है, दुख राग है। तो आपने ध्यान रखना है पातंजल योग दर्शन सूत्र का दूसरे अध्याय का 3 नंबर का आप श्लोक देखिए, साधन पाद का, वहाँ आता है अविद्या अस्मिता, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशः क्लेशः। इसका मतलब स्मिता दुख ये नहीं है, ये दोनों ऑप्शन अस्मिता और राग सही है। और इसी में जो पांचों क्लेशों का जो मूल है वो मैंने बताया भी है, और वहाँ वर्णन है अगले श्लोक में, सूत्र में अविद्या को मूल माना गया है। अगला प्रश्न, सर्वांग शोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। थोड़ा सा शब्दावली को बदल करके भी प्रश्न आ रहे हैं, उनके आशय पक्ष को भी रख करके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप खाली लीक शब्द के लीक फकीर नहीं बनना, उसका भावार्थ को भी समझना है। मैं आपको बता रहा हूँ, हठ प्रदीपिका का पहला अध्याय का आप 27 नंबर का वहाँ पर श्लोक देखिएगा, तो उसमें है गुल्म प्लीह उदरम चापी वात पित्त कफोद भवाः बस्ती कर्म प्रभावेन क्षीयन्ते शकलामया कहा। तो एक तो इन्होंने कहा सकलामया, यानी सब प्रकार के कालमश जो हैं, मल जो हैं, सकल का अर्थ होता है संपूर्ण, मया मतलब जो मल है वो समाप्त हो जाते हैं, क्षीयन्ते तो किसके प्रभाव से? बस्ती के प्रभाव से। एक ऑप्शन तो यहाँ बस्ती देखो सब में आया हुआ है, इसमें भी बस्ती है, यहाँ भी बस्ती है, पर यहाँ चतुर्थ वाले में बस्ती है। और अगला है भस्त्राक्रम। भस्त्राक्रम के लिए आप देखेंगे तो वहाँ पर 3 श्लोक आते हैं, 65 है, 66 है और 67 नंबर के 3 श्लोकों में वर्णन है। तो उसमें भस्त्राक्रम के अभ्यास से भी सब हमारी अंदर तीनों ग्रंथियों का भेदन होता हुआ हमारे पूरे शरीर के क्लेश जो हैं और दोष जो हैं समाप्त हो जाते हैं, ऐसा वर्णन। इसलिए ऑप्शन जो नंबर 4 है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है ग्लूकोजेनेसिस की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किन ग्लूकोज का निर्माण होता है? यह आपको बताना है। तो आप एक बार समझिए, जब भी हम 2 तरह के, इसमें 2 तरह का क्या कहूँ मैं, अभी कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट एक एंजाइम्स जो ग्लूकोज का निर्माण करता है, और ग्लूकोज से आपके 3 तरह के यहाँ पर आगे निकलता, उसमें एक वसा आता है, फैट निकलता है 1 नंबर का, जिसमें यहाँ पर ऑप्शन जो दिया हुआ है फैट निकलेगा। दूसरा अमीनो एसिड है, यहाँ वसी अम्ल लिखा ना, तो ये वसी अम्ल, और दूसरा है अमीनो अम्ल, और तीसरा निकलता है वहाँ पर पायरूवेट। ये 3 प्रकार के ग्लूकोज से आगे और ये एंजाइम्स वहाँ से निकलते हैं। तो यहाँ पर ये इन्होंने पूछा है ग्लूकोज का निर्माण होता है, ये ग्लूकोजेनेसिस की प्रक्रिया के अंतराल में जब ये बनता है तो क्या क्या वहाँ से निर्माण होता है? तो ये तीनों वहाँ से निर्माणित होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट जो है ये नॉन कार्बोहाइड्रेट के अंदर आता है, यहाँ पर ये नॉन कार्बोहाइड्रेट है, और ये तीनों जो हैं ये कार्बोहाइड्रेट के अंतराल में
इसमें इनको काउंट करना है, इस बात का ध्यान रखना है। और यहाँ यहाँ पर विटामिन को मैंने कर दिया मार्क, ऐसा नहीं है। तो अमीनो अम्ल और वसीय अम्ल, ये इसका सही उत्तर है। और तीसरा एक और होता है पायरूवेट, ये 3 ग्लूकोज से निर्मित होते हैं, उस प्रोसेसिंग के दौरान वहाँ से निकलते हैं, तो यही इसका सही उत्तर है। अगला उत्तर है, प्रश्न है, योग निम्नलिखित में से किन समग्र सिद्धांतों पर क्रियान्वित होता है। ये आपके उसमें देखते हैं अंतिम में 2 गद्दे आते हैं, गद्दों में से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बहुत सरल होता है, थोड़ा सा ध्यान से हम उनको पढ़कर करें तो सभी प्रश्न ये ठीक होने वाले होते हैं। तो वही प्रश्न है ये। तो इसमें उत्तर सही जो है सामंजस्य और एकात्मकता का इसमें सही उत्तर है। कारण कि योग निम्नलिखित में से किन समग्र सिद्धांतों पर क्रियान्वित होता है। समग्र का उत्तर होलिस्टिक, संपूर्ण सिद्धांत, प्रिंसिपल्स पर काम करता है। एक तो होता है सामंजस्य, सामंजस्य होता है कि आपस में एक परस्पर में समन्वय भाव है ना, एक एडजस्टमेंट जो हम सामंजस्य करना। और दूसरा एकात्मकता, योग हमें जोड़ना सिखाता है, परस्पर एक सामंजस्य स्थापित करवाता है। तो ये किसका, आपने योग का एक लोगो भी देखा होगा, हाथों को ऐसे ऊपर जोड़ते हुए बनाया जाता है, ऊपर का हाथ जोड़ रखे हैं, तो यानी एकता का प्रतीक है, उसमें सब यूनिटी का वो एक प्रतीक का चिन्ह दिया गया है। तो वही यहाँ पर सामंजस्य और एकात्मकता का ये इसमें सिद्धांत योग के द्वारा होता है। तभी तो कहा वहाँ पर जाति देश काल समय अनवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम, ये सार्वभौमिक है, इसलिए कोई इसमें सीमा बाध्यता नहीं है। अगला प्रश्न है, योग चिकित्सा निम्नलिखित में से किसके मध्य संतुलन बनाने में सफल है। अब योगा जब थेरेपी की बात करें तो उसमें इनमें कहाँ वो संतुलन बनाती है, तो ये प्रश्न आपके दिमाग में पूरा सही फिट होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप ट्रेनर के रूप में कार्य करेंगे तो आपको ये बात समझ में रखनी है कि योग का चिकित्सा में किस तरह से रोल अदा होता है। तो वो है तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र के ऊपर वो संतुलन बनाती है, यानी नर्वस सिस्टम और आपके इंडोग्लैंड सिस्टम्स के ऊपर कार्य करते हैं। जो नर्वस सिस्टम जो है, योग चिकित्सा जो है, जब आप आसन करते हैं तो आपका नर्व सिस्टम एक्टिवेट होता है, और जब प्राणायाम करते हैं तो आपका अंतःस्रावी जो तंत्र है वो एक्टिवेट होता है। तो इस दोनों में साथ साथ आपका पूरा शरीर बैलेंस बनता है, खाली रक्त वाहिनी नहीं है, पूरा नर्व सिस्टम आपका मेरुदंड के अंदर की स्पाइनल कॉर्ड से लेकर के आपका पूरा का पूरा तंत्रिकाएं जो भी हैं सब एक्टिवेट होती हैं। 9 के 9 चक्र जो एक्टिवेट हो जाएंगे आपके, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि एक्टिवेट हो जाएंगी। तो ये आपका सही उत्तर है। अगला अंतिम प्रश्न आज का, षटकर्म आसन प्राणायाम और ध्यान निम्नलिखित में से क्या बनाए रखने में महत्वपूर्ण साधन है। यहाँ शारीरिक और सामाजिक स्वास्थ्य लिखा है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य लिखा है, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य। तो इसका सही उत्तर जो है वो है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, यानी 2 नंबर वाला। क्योंकि जब हम षटकर्म आसन करते हैं तो आपका शारीरिक बैलेंस भी बनता है और मानसिक भी बनता है। ध्यान के साथ मन स्थिति एकता नता ध्यानम, जो आपकी एकाग्रता है मन की, तो मन की एक मानसिक स्वास्थ्य को प्रमोट करता है। और जब आगे का तीसरा स्वास्थ्य जो आता है वो आध्यात्मिक स्वास्थ्य है, वो ऑप्शन इसमें नहीं है। यदि वो आता तो आगे आपके इसमें और ध्यान के बाद समाधि के भी जोड़ा जाता। तो इस तरह से ये शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को, यानी फिजिकली मेंटली को भी ये हेल्थ को देने वाला है योग। तो इस तरह से आज का ये पूर्ण हुआ आपका सभी प्रश्न। कल जो हम पढ़ेंगे वो आपका अंतिम चरण होगा 2019 का। और तब तक के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद।